तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। कहा गुजरात में 50 सीटों पर उतारेंगे अपने उम्मीदवार, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की एनडीटीवी को खरीदेगा अडानी ग्रुप। मोदी अमित शाह ने एनडीटीवी पर लगवाया बैन, बढ़ गया है एक बार फिर से देश में तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस वाले पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान ने कोर्ट में अपने आप को बताया निर्दोष। कहा मैंने किसी पर नहीं चलाई गोली, बीजेपी ने मुझे मुस्लिम होने की वजह से फंसाया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान ने अफगान क्रिकेट पर किया कब्जा, अफगान क्रिकेट के चीफ को भी तालिबान ने हटाया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आम आदमी पार्टी को लग सकता है हाई कोर्ट से बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी की रद्द हो सकती है मान्यता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में टीएमसी के सामने बीजेपी ने टेके घुटने। टीएमसी उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। लोग कर रहे हैं तरह तरह के कमेंट, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अब गुजरात में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कल एक दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ वह गुजरात का भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में हम लगभग 50 उम्मीदवार अपने उतारेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी असदुद्दीन ओवैसी ने कर ली है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। अब्बाजान वाली टिप्पणी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हमें बताएं कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को पिताजी बोलना था, अब्बाजान नहीं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी पारंपरिक सीट अमेठी खो दी, हमारे पास उम्मीदवार नहीं था। उन्होंने वायनाड जीता क्योंकि लगभग 35% वहां पर मुस्लिम मतदाता हैं। वे हमें देखते हैं तो कहते हैं कि ये बी टीम है, ए टीम है, ये बीजेपी के दलाल है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गुजरात सहित उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एनडीटीवी को खरीदेगा अडानी ग्रुप। मोदी सरकार ने कई केबलों से हटवाया। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने वाले एनडीटीवी न्यूज चैनल अब बिकने जा रहा है और इसको खरीदने के लिए अडानी ग्रुप ने बोली भी लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि एनडीटीवी न्यूज चैनल लगातार मोदी सरकार की सच्चाई दिखाता है और भाजपा की भक्ति नहीं करता है। इसी कारण बीजेपी वालों ने एनडीटीवी को कई केबलों से दिखाने से मना कर दिया और एनडीटीवी को इस समय टेलीविजन पर कई केबल दिखा भी नहीं रहे हैं, जिससे एनडीटीवी को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। और इसी घाटे को देखते हुए एनडीटीवी के जो मालिक हैं उन्होंने इस कंपनी को बेचने का ऐलान कर दिया है और अडानी ग्रुप एनडीटीवी जो न्यूज चैनल है उसको खरीद सकता है। दरअसल आपको बता दें कि रवीश कुमार सहित अन्य ऐसे बड़े पत्रकार हैं जो मोदी की भक्ति नहीं करते हैं और मोदी की पोल खोलते हैं और इसी कारण बीजेपी इसको टीवी पर दिखाने से इनकार करवा रहा है, जिससे कई केबलों ने इसका पत्ता भी काट दिया है और एनडीटीवी को कई केबल टेलीविजन पर नहीं दिखा रहे हैं, जिससे कंपनी को घाटा हो रहा है। और इसी घाटे को देखते हुए अब एनडीटीवी न्यूज चैनल बिकने जा रहा है। आपकी क्या राय है, एनडीटीवी न्यूज चैनल को अडानी को खरीदना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के राज्यसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सामने मोदी अमित शाह ने टेके घुटने। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी ने नहीं उतारा राज्यसभा में कोई उम्मीदवार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहे राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा ने टीएमसी के सामने बंगाल में घुटने टेक दी हैं और बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी ने कोई भी राज्यसभा में उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा उपचुनाव में बंगाल से टीएमसी ने सुष्मिता देव को टिकट दिया है, लेकिन सुष्मिता देव के खिलाफ बीजेपी ने कोई भी अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ऐलान कर दिया है कि टीएमसी के खिलाफ बीजेपी राज्यसभा के उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यानी इससे साफ होता है कि बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने भाजपा धाराशायी हो गई और भाजपा के टिकट से कोई भी टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भी बंगाल में बीजेपी को नहीं मिल रहा है और इसी के चलते बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस वालों पर
पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान ने कोर्ट से लगाई आरोप मुक्त करने की गुहार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर कथित तौर पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है और मामलों में सभी अपराधों से आरोप मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। दंगे के दौरान पठान की एक निहत्थे पुलिस वाले दीपक दहिया पर पिस्तौल तानते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। शाहरुख पठान को 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार भी किया गया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस पर दंगे फैलाने के आरोप लगाए और कई गंभीर धाराएं शाहरुख पठान पर लगी हुई हैं, जबकि शाहरुख पठान ने कोर्ट से कहा कि वह बिल्कुल निर्दोष है और उसने पिस्तौल जरूर तानी थी लेकिन उसने चलाई नहीं थी क्योंकि पुलिस लगातार वहां पर लोगों पर हमला कर रही थी और इसलिए पुलिस को डराने के लिए उसने पिस्तौल चलाई थी और वह बिल्कुल दंगों में शामिल नहीं था, इसलिए उसे आरोप मुक्त किया जाए और बाइज्जत उसे रिहा किया जाए। तो ये बड़ी मांग जो है शाहरुख पठान ने की है। अब देखते हैं कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने अफगानिस्तान क्रिकेट पर किया कब्जा, अफगान क्रिकेट के चीफ को हटाया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद तालिबान पूरी तरह से मनमानी कर रहा है और अब तालिबान ने अफगान क्रिकेट पर कब्जा कर लिया है और तालिबान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया को हटा दिया है। उसकी जगह नए तालिबान से जुड़े सदस्य को यह कमान सौंप दी गई है। अब तक हामिद सिबनारी अफगान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे लेकिन अब उन्हें हटा दिया है तालिबान ने और नसीब खान को जो है नया अध्यक्ष बना दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान ने अब क्रिकेट पर भी अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बलिया से बीजेपी सांसद ने योगी से की मांग, गाजीपुर की 2 विधानसभाओं का बदला जाए नाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गाजीपुर जनपद के सैदपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उनकी मौजूदगी में बलिया से बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त भी थे। उन्होंने गाजीपुर की 2 तहसील और 1 ब्लॉक का नाम बदलने की मांग योगी आदित्यनाथ से कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि गाजीपुर में पड़ने वाली उनकी 2 विधानसभाओं मोहम्मदाबाद और जहूराबाद तहसील के मुख्यालय कासिमाबाद का नाम बदला जाए। सांसद ने मोहम्मदाबाद को शहीद शिव पूजन राय के नाम से शिव पूजन नगर और कासिमाबाद को राजा सुहेलदेव के नाम से सुहेलदेव नगर किए जाने की योगी से मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा सांसद किस तरह से यूपी में चुनाव आते ही जो है तहसील और विधानसभाओं के नाम बदलने की मांग करने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर लगाया तिरंगे का अपमान का आरोप, कहा तिरंगे की जगह महबूबा मुफ्ती ने लगाया अपनी पार्टी का झंडा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती और पीडीपी पर कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी ने दावा किया है कि राजौरी जिले में महबूबा मुफ्ती की रैली से पहले कोटरंका के डाक बंगले से तिरंगा हटा दिया गया था। बीजेपी का दावा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जगह पीडीपी का झंडा लगाया गया था। हालांकि पीडीपी ने इस आरोप को खारिज किया है और बीजेपी का दुष्प्रचार करार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे पहले ही महबूबा मुफ्ती ने भारत के झंडे को हटा दिया था और कश्मीर और अपनी पार्टी के झंडे को भी लगाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मान्यता हो सकती है रद्द, लग सकता है पार्टी पर बैन। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने वाली एक याचिका पर केंद्र की मोदी और दिल्ली सरकार सहित निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी धन का इस्तेमाल करके गणेश चतुर्थी का प्रचार किया, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान के विरुद्ध है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने स्पष्ट किया है कि वह केंद्र, दिल्ली सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेज रही हैं, न कि मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को। वकील ने उक्त पक्षों से निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि केजरीवाल की पार्टी पर जो है गंभीर आरोप लगाए गए हैं, मान्यता भी रद्द केजरीवाल की पार्टी की हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद ने अखिलेश यादव को बताया आतंकवादियों का सबसे बड़ा मददगार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर हमले बोल रही है। इसी क्रम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव आतंकवादियों का सबसे बड़ा मददगार है। इसी के साथ अखिलेश पर आतंकवादियों को पालने और उन पर लगे केस को वापस करने का भी आरोप भाजपा राज्यसभा सांसद ने लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का एक और विधायक हुआ बागी, कर सकता है टीएमसी को ज्वाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल भाजपा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। एक एक करके भाजपा के विधायक बंगाल में बागी होते जा रहे हैं और टीएमसी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इस बार पार्टी से नाराजगी जताते हुए भाजपा के रायगंज से विधायक कृष्ण कल्याण बागी हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा है कि अगर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया
तो वे जल्दी अपने अपने राजनीतिक भविष्य पर फैसला लेंगे और वह भाजपा पार्टी से इस्तीफा देकर टीएमसी को ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वह भी टीएमसी में शामिल हो गए थे। भैया आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो से 4 बजे ममता बनर्जी मुलाकात करने वाली हैं और भाजपा विधायक कल्याण सिंह भी उनसे मिलने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी दोस्तों कि लगातार भाजपा को छोड़ रहे हैं उनके पार्टी के नेता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में पादरी पर लगाया एक हिंदू परिवार ने जबरन धर्मांतरण करने का आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर में कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं ने एक पादरी उसके सहयोगी पर एक परिवार के सदस्य को जबरन ईसाई बनाने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने रविवार को हंगामा किया और आरोप लगाया कि पादरी गुमराह कर रहा है, एक व्यक्ति की पत्नी बेटियों को ईसाई बना रहा है। कचहरी पुलिस ने पादरी को हिरासत में ले लिया है, मामले की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों में कि एक